अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको ना कुछ और कैलकुलेशन और परसेंटेज की कराता हूँ। उससे पहले ना एक रिकैप दे दूं, क्योंकि ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं उनके कुछ सवालों से मुझे लगा कि मैंने थोड़ी सी डिस्कशन रिकैप दे देता हूँ वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का। आपको समझ आया है, बहुत अच्छी बात है। जितना भी समझ आया उसको शुक्र करें, बाकी बेइज्जती होती रहेगी। हम इन सारी आइटम्स को वेरिएबल और फिक्स्ड डिस्कस कर रहे हैं एज अ कॉन्सेप्ट। यानी हम अगर कह रहे हैं कि रेंट फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसको क्यों फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं? ये एक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर द पीरियड एक अमाउंट है और इसका एक्टिविटी पे ताल्लुक नहीं है, तो ये उस पीरियड के लिए उतना ही होना था। अच्छा, वेरिएबल फ्यूल कॉस्ट है, इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्टिविटी से लिंक है। एक्टिविटी ज्यादा हुई होती तो ये और ज्यादा होता, एक्टिविटी कम हुई होती तो ये कम होता। ये जो मैंने बात पीरियड रिलेटेड की थी ना, उसका ताल्लुक ये है, जैसे 2021 है, 2021 गुजर चुका और 2022 अभी आगे, यानी हम प्रेजेंट में 2021 गुजर चुका हुआ है, 22 अभी आगे। जो गुजरा हुआ साल है, इसमें जो खर्चे हुए थे, हम उनको भी एज अ कॉन्सेप्ट वेरिएबल फिक्स कह सकते हैं। और जो 2022 होना है, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो जो खर्चे होंगे, हम उनमें भी वेरिएबल फिक्स एक कॉन्सेप्ट के तौर पे कह सकते हैं। ये मेरी मुराद थी कि हम किसी टाइम फ्रेम को सामने रख के बात करें। जैसे हम कह रहे हैं 2021, तो 2021 को सामने रख के बात कर रहे हैं कि फॉर द ईयर 2021 जो खर्चे हुए उनमें से ये फिक्स थे, ये वेरिएबल थे। फॉर द ईयर 2022 जो बजटेड खर्चे होंगे उनमें ये खर्चे फिक्स होंगे, ये खर्चे वेरिएबल होंगे। तो हम ये सारी डिस्कशन एक पीरियड को सामने रख के कर रहे हैं ना, ये मेरी मुराद है पीरियड से रिलेट करने की। हम लोग वेरिएबल और फिक्स की जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम अगर यहां खड़े हैं तो ये सारी डिस्कशन आगे जब आप कॉस्ट पढ़ेंगे तो उसमें कभी हम गुजरे हुए पीरियड की वैल्यूज के ऊपर बात कर रहे होंगे कि ये जो खर्चा हुआ था ये फिक्स खर्चा था, वेरिएबल खर्चा था। और कभी हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होंगे कि वो जो अगले साल के खर्चे होंगे, इनमें से ये खर्चे फिक्स्ड होंगे, ये खर्चे वेरिएबल होंगे। तो ये मेरी मुराद है कि फिक्स्ड और वेरिएबल हम किसी एक टाइम पीरियड को सामने रख के डिस्कशन कर रहे हैं। ये मेरी टाइम पीरियड से रिलेट करने की बात है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी एक पीरियड से रिलेट करके बात कर रहे हैं, अब आगे उस पीरियड में जिन खर्चों का ताल्लुक बस पीरियड से रिलेटेड था, यहां खड़े हैं, अगर इस खर्चे की बात करें तो था, यही खड़े होके यहां की बात कर रहे हैं तो होगा। तो हम खर्चों को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। जो 2021 गुजर गया, इसमें जो फ्यूल कॉस्ट थी वो एक वेरिएबल कॉस्ट थी। क्यों वेरिएबल कॉस्ट थी? क्योंकि वो फ्यूल कंजम्पशन पे डिपेंडेंट थी। फ्यूल ज्यादा होता तो टोटल फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आती, फ्यूल कम लगा होता तो टोटल फ्यूल कॉस्ट कम आती। लेकिन अब तो हो गया जो 2021 में होना था, तो वो फ्यूल कॉस्ट कम ज्यादा तो नहीं हो सकती। फिर हम क्यों कह रहे हैं वेरिएबल? क्योंकि उसको कह रहे हैं एज अ कॉन्सेप्ट कि उस साल में अगर फ्यूल ज्यादा लगा होता तो टोटल फ्यूल कॉस्ट और ज्यादा होती, अगर फ्यूल कम लगा होता तो टोटल फ्यूल कॉस्ट कम होती। इसलिए बाय नेचर ये वेरिएबल कॉस्ट थी। और अगर हम बात कर रहे होंगे अगले साल की, तो हम कह रहे हैं कि 2022 में जो फ्यूल कॉस्ट होगी वो वेरिएबल होगी। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूल ज्यादा लगेगा तो टोटल फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आएगी, फ्यूल कम लगेगा तो टोटल फ्यूल कॉस्ट कम आएगी। इसलिए एज अ कॉन्सेप्ट ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो जिस खर्चे का ताल्लुक एक्टिविटी से है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जिसका ताल्लुक बस पीरियड से, पीरियड खत्म वो खर्चा खत्म, अगले पीरियड फिर नए सिरे से रेंट होगा। और पीरियड से ताल्लुक से मुराद ये है कि उस पीरियड में एक्टिविटी कम हुई होती तो भी ये खर्चा इतना ही होता, एक्टिविटी ज्यादा हुई होती तो भी ये खर्चा इतना ही होता। अगले साल की बात कर रहे होंगे तो फिक्स कॉस्ट को कैसे बोलेंगे? ये क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा होगी तब ये खर्चा इतना ही होगा, एक्टिविटी कम होगी तो भी ये खर्चा इतना ही होगा। ये फिक्स कॉस्ट, ये जिस खर्चे का ताल्लुक एक पीरियड से है कि उस पीरियड का उतना खर्चा है, अब चाहे एक्टिविटी कम हो चाहे ज्यादा हो, वो कॉस्ट उतनी ही रहेगी। ये फिक्स कॉस्ट है। और जिस कॉस्ट का ताल्लुक किसी एक्टिविटी से, तो वो वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल टोटल और ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाती? अगर एक्टिविटी और ज्यादा हो जाती, टोटल और कम हो जाएगी अगर एक्टिविटी कम होगी।
तो फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो नहीं आ रहा यार, कुछ समझ आया है? कल जो लास्ट सवाल हमने किया था उसमें जो एक पॉइंट समझाया था मैंने, वो बाद में जो बच्चे सवाल पूछते गए उनके सवालों से मुझे लगा कि वो बात क्लियर नहीं हो सकी, इसलिए दोबारा बता देता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो उस सवाल में वो जो मशीन की रिपेयर थी, इसको फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए नहीं कहा था कि मशीन का चलना भारत से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि अगर 2021 में मशीन 3900 आवर्स चली होती तो 2022 में 100 आवर्स ही और चलेगी तो मेंटेनेंस करानी पड़ जाएगी, यानी वो कनेक्टेड हुए ना, क्योंकि एक्टिविटी भारत कनेक्टेड रही इसलिए फिक्स नहीं, इसलिए फिक्स नहीं। लेकिन अगर एक कॉलेज जिसने पिछले साल में स्टूडेंट्स पढ़ाए होते 3500 और जिस बिल्डिंग में ये स्टूडेंट्स पढ़ाए होते उस बिल्डिंग से अरेंजमेंट किया होता कि एक साल में अगर आपने 4000 तक स्टूडेंट पढ़ाने तो उस बिल्डिंग का इतना किराया है, लेकिन अगर आपने 4000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ाने तो इतना किराया है। ये फिक्स है वेरिएबल? स्टेप तो है फिक्स या वेरिएबल? स्टेप फिक्स इसलिए है क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि एक सर्टेन लेवल के बाद फिर और खर्चा करना पड़ जाएगा। 2021 में कॉलेज वालों ने 3500 स्टूडेंट पढ़ाए थे, उसके हिसाब से बिल्डिंग का किराया जो तय था वो हुआ। अगले साल बस 700 स्टूडेंट और पढ़ाएंगे, तो अगले साल फिर से हिसाब शुरू होगा या वो 3500 साथ मिला के बोलेंगे देखें आपके 4200 हो गए। ये मिसाल दोबारा करिए, दो मिसालें दी हैं। एक मिसाल मैंने कही है कि मशीन की मेंटेनेंस हर 2000 मशीन के चल जाने के बाद करानी पड़ जाती है। इसको फिक्स्ड इसलिए नहीं कहा था कि 2021 में अगर मशीन 3900 आवर्स चली थी तो 4000 पूरे होने से तो मेंटेनेंस होनी थी। अब 2022 में फिर से वो 2000 आवर्स चलना जरूरी है या बस 100 घंटे ही चलेगी तो मेंटेनेंस करनी पड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो मेंटेनेंस का खर्चा है ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड नहीं रहा, मशीन के चलने से रिलेटेड जुड़ गया था, इसलिए फिक्स नहीं रहा, क्योंकि पिछले साल मशीन का चलना भी इससे कनेक्टेड है। लेकिन दूसरी मिसाल, अगर कॉलेज ने बिल्डिंग रेंट पे ली थी और एक प्लाजा में क्लासेस दिया करते थे, बाहर के मुल्क में होता है ऐसे, तो जितनी क्लासेस होती थी उसके हिसाब से प्लाजा को रेंट दे देते थे। 2021 में उनका अरेंजमेंट ये था कि अगर आपने इस साल में 4000 तक की क्लासेस स्टूडेंट्स की पढ़ानी है तो एक फ्लोर आप लोगों के लिए काफी है, तो आप उसका 10 लाख किराया दे देना। लेकिन अगर 4000 से ज्यादा के स्टूडेंट्स को पढ़ाया आपने तो फिर आपको लिए में एक और फ्लोर खाली करना पड़ेगा, तो फिर आप 20 लाख किराया देना। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। 2021 में कॉलेज ने 3500 स्टूडेंट्स का सेशन पढ़ाया बस। अब 2022 अगला सेशन आ गया, अब अगले सेशन में सिर्फ 700 स्टूडेंट्स हैं, तो अब उस प्लाजा वाले कहेंगे कि 3500 पिछले साल वाले जो आपने पढ़ाए थे और 700 के तो 4200 हो गए। ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन 700 के लिए फिर से 4000 की गिनती शुरू हो जाएगी ना, इसलिए ये नहीं हो सकता वेरिएबल, क्योंकि ये पीरियड रिलेटेड किस्सा 21 में खत्म हो गया, अब 22 में फिर से हिसाब किताब शुरू करना पड़ेगा। तो ये वाकई पीरियड रिलेटेड चीज थी, इसलिए ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी। लेकिन ये मेंटेनेंस वाला ऐसा क्यों नहीं हो सका? क्योंकि पिछले पीरियड की एक्टिविटी भी इसके साथ लिंक रही, इसलिए इसको हम पीरियड रिलेटेड मैटर नहीं कह सके, तो ये फिक्स नहीं था ये वाला खर्चा। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर एग्जांपल किसी को ना समझ आ रही हो तो इस एग्जांपल की वजह से 4 दिन बर्बाद करते हैं। इस एग्जांपल के अलावा आपको जितना फिक्स्ड और वेरिएबल समझ आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए उतना बहुत है। इस मेंटेनेंस की मिसाल के अलावा वेरिएबल फिक्स की कुछ ना कुछ बात समझ आ गई, बस अब आप चलना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, तो सारा फिक्स वेरिएबल साथ साथ चलता रहेगा, आपको आगे आइंदा इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी फिक्स वेरिएबल में। इस मिसाल के अलावा अगर ये मेहनत समझ आ रही है, बहुत है कॉस्ट के, आप पूछना चाहते थे अच्छा, पहले ना हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जितनी मिसालें पड़ी ये बाय नेचर फिक्स चीज है कि वेरिएबल है, सिर्फ इतनी डिस्कशन हो रही है। ये अकाउंटिंग की डिस्कशन है कि एक्सपेंस इस ईयर में रिकॉर्ड कितना करना है, मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है, ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैटर है। अभी इस वक्त सारी डिस्कशन का पर्पस मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये खर्चा वेरिएबल माने या फिक्स माने, ठीक है। अच्छा, अब जिन लोगों को डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट है, सिर्फ मैं उन लोगों से बात कर, जिन्होंने अभी अकाउंटिंग अभी भी पढ़ना शुरू किया, वो अभी मेरी इस बात को ना भी समझे तो कोई बात नहीं। कि जो 2000 रुपए नहीं 2008 के बाद मेंटेनेंस करानी पड़ा करेगी, फर्क करें 5000 रुपए, तो ये 5000 रुपए का खर्चा, अब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये 5000 रुपए का खर्चा फॉर एवरी 2000 आवर्स, तो इसको एक्सपेंस ऐसे बनाया जाएगा डेप्रिसिएशन की तरह कि जिस ईयर में वो जितने आवर्स मशीन चल जाएगी उतने 5000 में से एक्सपेंस बनाए, फिर अगले साल में और चल जाएगी उतना और एक्सपेंस बनाए, फिर मेंटेनेंस करा दी। अब उस मेंटेनेंस को एक्सपेंस कैसे बनाएंगे?
अगले 2000 रुपए भरा। ये मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं कि जब मेंटेनेंस करा देंगे ना लाइफ डेप्रिसिएशन, तो उसको फिर हम आर्ट्स पे बांटा देंगे। जितने आर्ट मशीन चल जाएगी उतना मेंटेनेंस का खर्चा समझो यूज हो गया, तो फिर वो इस तरह एक्सपेंस बना के देगा। अभी सारी डिस्कशन में आपको अकाउंटिंग की नहीं, सिर्फ इनकी एज अ कांसेप्ट फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्कशन कर रहा हूं। लेकिन ये जो आखिरी 2008 की मेंटेनेंस वाली बात थी, इस पॉइंट के अलावा वेरिएबल फिक्स्ड ओके है ना? बस ठीक है, डन हो गई ये बात। कल मैंने ना कुछ परसेंटेज की कैलकुलेशंस में बात शुरू की थी, थोड़ा सा और मैं आपके साथ परसेंटेज की कैलकुलेशन चेक कर लूंगा। और सवाल लिखते हैं। अच्छा, ये जो सवाल पहले दो कराए थे बिल्कुल आसान थे, इनमें मैं आपसे सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो, और एक मैंने किया था कि परसेंटेज को अप्लाई कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेता हूं। टोटल सेल सवाल है, परसेंटेजेस की मैं प्रैक्टिस ही आपको चेक कर रहा हूं कि आप कहां है सब। टोटल सेल 175,500, 1,75,500 रुपीज है ये। अच्छा, आपको आर्टिकल के लिए नसीहत करूं, ये जो आप लोग वैल्यू लिख रहे होते हैं ना, जो सिस्टम चल रहा होता है वो 1000 सेपरेटर कॉमा चलता है। यानी अगर आपने बचपन में ये पढ़ा है ना कि 5 लाख रुपए ये है, तो ये सही नहीं है, या 52 लाख रुपए तो ये सही नहीं है, या 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़, ये उर्दू में अगर पढ़ा हो तो वो ऐसे होता है। हम जो न्यूमेरिक सिस्टम यूज कर रहे होते हैं वो 1000 सेपरेटर कॉमा होता है, वो ऐसे होता है, 3 सेपरेटर कॉमा होता है। यानी ये 15 करोड़ नहीं है, ये 150 मिलियन है। तो ये आप लोग जब फिगर लिखा करें तो इस बात का ख्याल रखा करें, और आर्टिकल में बेटी होगी। क्या फिगर बताई मैंने? 175500 ब्रैकेट में लिखते हैं इंक्लूसिव ऑफ 17% सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का आइडिया है? जब कोई बिजनेस चीजें बेचता है ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि वो जिनको बेच रहे बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनसे हमारे नाम पे भी पैसा कलेक्ट करके दो हमें। तो सेलर कस्टमर से सेल्स टैक्स लेता है, और ये ऐसे होता है कि अगर कस्टमर ने कोई चीज खरीदी 200 रुपए की, और गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि हमें ना 10% टैक्स उनसे लेके दो, तो सेलर उनसे 200 रुपए को उस चीज के लेने लगा ही था, 10% और लेगा, 220 रुपए लेगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये इनक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। वैसे बिजनेस के लिए सेल्स क्या है, लेकिन कस्टमर से कितने पैसे ले रहा है? 220। तो वो जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे ले रहा है वो भी शामिल करके कस्टमर से ले रहा है। ये मैंने आपको बोला है 175500 सेल्स टैक्स इनक्लूसिव है। कितने परसेंट? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सेल्स की अमाउंट सारे करते हैं, सारे सेल्स टैक्स मेरे 17% है। अरे 150,000 या 145। अच्छा चलिए, देखो अगला सवाल बता दो मैंने क्या नहीं। अगला सवाल, सेल्स कमीशन 8% है, 8%, और सेल्स ब्रैकेट में लिखे नेट ऑफ कमीशन 225400, 225400।
वो 2,25,400 रुपए है। ये जो मैंने सेल्स बताई है, पहले मैंने कहा कमीशन 8% ऑफ सेल्स, खत्म हो गई बात। उसके बाद मैंने कहा जो नेट सेल्स है वो है 125 पहले मैंने आपको बताया कि कमीशन 8% ऑफ सेल्स है जो एजेंट को देते हैं, और फिर मैंने नेट सेल्स का आया। नेट सेल्स का मतलब कमीशन माइनस करके नेट सेल्स। आपसे पूछा है मैंने कमीशन की अमाउंट बताइए, कमीशन की अमाउंट बताइए। 2 लाख की सर यस सर 196 कमीशन हो गई 196। अच्छा और 1803 और कोई और कोई नहीं सबका ये बस साबित हुआ कि आपको मुझे मार्कअप और मार्जिन भी रिवाइज करना है। 150,000 पहले का आंसर है और दूसरे का 19। अच्छा मार्कअप मार्जिन तो खैर एक मिसाल है, असल में जो मैं चीज आपको इस कैलकुलेशन से बताना चाह रहा हूँ जी सर। मैंने पिछली क्लास में जो परसेंटेज शुरू की थी ना, इसकी अगर आप हेडिंग देना चाहें तो मैं कुछ परसेंटेज की कैलकुलेशन पहुंचा रहा हूं आप तक। इसमें जो गड़बड़ की है आपने वो मार्कअप और मार्जिन तो एक मिसाल है, असल में परसेंटेज का रिलेशन है वो चीज समझ लें। समझा मैं मार्कअप मार्जिन क्या कहते हैं? मार्कअप मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये नाम मशहूर तो ये जीबी मार्कअप मार्जिन के नाम से है, लेकिन असल में जो इनसे चीज सीखनी है वो परसेंटेज का रिलेशनशिप है कि ये जो मैंने 1 पता नहीं क्या 175 बोला था, ये 100 था कि 117 था, ये चीज समझ, ये चीज समझाता हूं। अच्छा ये ना कॉस्ट में बहुत ज्यादा काम आनी है बात है, ये परसेंटेज की कैलकुलेशन कॉस्ट में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। मैं मिसाल क्या है जीबी मार्कअप मार्जिन समझा के रहा हूं, और हो सकता है आपने ये किसी और तरीके से की हो, जैसे भी किया आप अगर चीजें चल रहे हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। मैं आपको समझा मार्कअप और मार्जिन कह के रहा हूं ये बात, लेकिन असल में इसके पीछे ये समझा रहा हूं कि कब कौन सी चीज 100 है, कब कौन सी चीज 117 है और कब कौन सी चीज 83 है, ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन इसको मैं समझा मार्कअप मार्जिन कह के रहा हूं। अगर एक बिजनेस कोई चीज खरीद रहा है 16,000 रुपए की और वो सेल कर रहा है 20,000 रुपए, तो वो इस पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है? 4,000। अच्छा जो एफआर 1 ही नहीं पढ़े हुए थे, पहले इंट्रो भी नहीं पढ़े हुए थे, और क्योंकि कुछ शक्लें मुझे लग रहा है कि एफआर में बैठी होगी मेरे पास, तो हो सकता है आप वो लोग हो जो अकाउंटिंग जाहिल है। तो जीपी होता है सेल्स, यानी रिसीट हमने भेजी, और कॉस्ट के हमें वो कितने की पड़ी थी, तो उनको जो माइनस करके आंसर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। बाकी इन्होंने जो भी एफआर में पढ़ना शुरू किया हुआ, तो कल परसों में इसकी बात हो जाएगी पूरी। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 4,000 रुपए, ये कितने परसेंट है? कितने परसेंट? हाँ इसका, तो इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। अगर आप इसको इसके ऊपर लगा के देखें तो 4,000 20,000 का कितने परसेंट? 20%। और ये 20% ऐसे निकला कि 4,000 20,000 का 20%। और अगर ये देखना हो कि ये 16,000 का कितने परसेंट है, तो ये 25%। कैसे? 4,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो ये 25% है।
20% आंसर भी सही है, 25% आंसर भी सही है, क्योंकि ये जीपी 20% है, ये बात भी सही है, 25% है, ये बात भी सही है। लेकिन किसका 20 और किसका 25? अगर जीपी को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखना हो, ये सेल्स का कितने परसेंट है, तो उसको कहते हैं जीपी मार्जिन। और अगर इसको देखना हो कि ये कॉस्ट का, मकसद तो परसेंटेज का रिलेशनशिप होता है ना, अगर ये देखना हो कि ये कॉस्ट का कितने परसेंट है, इसको कहते हैं जीपी मार्कअप। तो जीपी मार्जिन होता है जिसमें जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स किया जाए, और जीपी मार्कअप होता है जिसमें जीपी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स किया जाए। अच्छा, इस 20%, 20% सेंट मतलब 100, तो इस जीपी मार्जिन 20% की इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर सेल 100 हो तो 20 प्रॉफिट, परसेंटेज रिलेशनशिप बताने के लिए होता है। और अगर मार्कअप 25% है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट समझो 25, 20% मार्जिन की इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर सेल 100 रुपए हो तो 20 रुपए प्रॉफिट होता है। परसेंटेज का काम होता है चीजों को आपस में रिलेट करना। और मार्कअप 25% की इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर कॉस्ट 100 हो तो 25 रुपए प्रॉफिट होता है। ये 20 और 25% की इंटरप्रिटेशन। ओके, मार्जिन क्योंकि जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स है और उसका आंसर 20% आ गया, तो इसका मतलब है कि अगर सेल 100 रुपए है तो प्रॉफिट 20 रुपए है। उस 100 में 20 रुपए, 100 रुपए में 20 रुपए, 25% मार्कअप की क्या इंटरप्रिटेशन है कि अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट 25 रुपए है, तो 100 रुपए में 25, तो यहाँ पे हो गया, वहां क्या हो गया, वहां एक हो गया, वहां एक हो गया, तो बे है, अगर बे अच्छा, जो मे और पे है ना, ये इस शक्ल से नहीं पता चलता। ये लाइन ऐसे लगे तो मे हो जाता, थोड़ी ऐसे हो तो पे हो जाता। ये इस लाइन से नहीं मे और पे लग रहा, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि सेल के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100 में 20 शामिल और कॉस्ट के अलावा प्रॉफिट होता है, तो इसलिए 100 पे 25 और प्रॉफिट। तो ये मे और पे लाइन से नहीं पता चलता। ये सारी बात मे और पे कराने के लिए नहीं कर रहा मैं, मे पे ने को का इस्तेमाल नहीं सिखा रहा। इस डिस्कशन में आपको सिर्फ मैं ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई चीज परसेंटेज होती है तो ये जानना जरूरी होता है कि 100 क्या है, क्योंकि आप परसेंटेज की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे जब तक आपको नहीं पता कि 100 क्या है। तो मैं आपको 100 वाली चीज सिखाना चाह रहा हूं कि 100 क्या है। ये ने और को और पे और पर नहीं सिखा रहा, ये तो मैंने ऐसे बीच में बोल दिया था कि इस मे है और उस पे है। ये ने और पे का इस्तेमाल नहीं सीख रहे यहाँ पर। ये सारे डिस्कशन में मैं आपको मतलब ये बता रहा हूं कि परसेंटेजेस की कैलकुलेशन आप तब सही कर पाएंगे जब आपको पता है कि 100 क्या है। 100 पहचान लिया तो आपके परसेंटेज की कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। 100 पहचानना जरूरी है। तो मार्कअप में 100 क्या है, कॉस्ट, और मार्जिन में ये चीज है, याद रखने वाली कि अगर जीपी मार्जिन है तो इसका मतलब उस फार्मूले में सेल्स नीचे होती है तो ये 100 है, और अगर मार्कअप है तो उस फार्मूले में कॉस्ट नीचे होती है तो ये नीचे जो 100 है। हाँ, क्योंकि परसेंट कोई भी चीज परसेंटेज में कैलकुलेट की जा रही है तो 20%, 20 पर 100। तो जब भी कोई परसेंटेज की कैलकुलेशन है तो उसमें ने पर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि 100 क्या है। तो जीपी मार्कअप में 100 क्या है, और जीपी मार्जिन में एक बार ये पहचान लेना कि 100 क्या है, फिर उसका आगे यूज कर सकेंगे। इसी डेटा से जो मैंने मार्कअप 25% कहा है, इस डेटा में मैंने मार्कअप 25% लिया, तो जीपी में जिन आइटम्स का आपस में रिलेशन होता है वो तीन, सेल, कॉस्ट और जीपी। इन तीन चीजों का आपस में रिलेशन होता है जीपी मार्कअप मार्जिन में। इन तीन चीजों का आपस में रिलेशन है।
अगर मैं कह रहा हूं कि मार्कअप 25% है, इस रिलेशनशिप में ये तो है 25, 100 क्या है कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मार्कअप में कॉस्ट तो। अब आप इस पे लॉजिकली गौर करें तो ये 125, ये 125 17 ही है, ये 125 क्यों? 100 माइनस करेंगे तो हमेशा लिखिएगा ना। और जब मैंने वहां उस सवाल में मार्जिन वाला रिलेशन लिखा हुआ है, तो जीपी है इन तीन चीजों का रिलेशन। तो 20% मार्जिन का मतलब है जीपी तो है 20, मार्जिन है इसकी 100 क्या है। और अब आप लॉजिकली सोचिए कि ये क्या होगा, ये 80 होगा, तभी तो 80 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो इसलिए ये जो परसेंटेज के रिलेशन है, इसमें मे को पर इंपॉर्टेंट जानना नहीं है, पहली बात जानना जरूरी है कि 100 क्या है। उसके बाद आप देख लें इनका आपस में लॉजिकल रिलेशन क्या बनता है। अगर ये 100 है और 25 है तो यकीनन सेल्स 125 होगी ना, तभी तो 100 माइनस करके 25 आना है। अगर ये 100 है ये 20 है तो लॉजिकली ये 80 है ना। एक बार ये 100 पहचान लें और फिर वो परसेंटेज में जो रिलेशन जिन आइटम्स का इन्वॉल्व है उन आइटम्स का रिलेशन आपको क्लियर हो जाए। फिर इस परसेंटेज का इस्तेमाल कैसे करना है वो एक फॉर्मूले से बताता हूं। 20% मार्जिन, 25% मार्कअप, यहां तक सब जिंदा जा रहे हैं। एक फार्मूला है, ये फार्मूला उन आइटम्स के दरमियान लग पाता है जिनमें कोई परसेंटेज का रिलेशन जुड़ा हुआ। और इस फार्मूले से फायदा ये होगा, परसेंटेज के रिलेशन से जो आइटम्स आपस में कनेक्टेड है, आप एक बार उनके नंबर्स ढूंढ पाए, फिर आप इस फार्मूले से जान सकेंगे कि इन आइटम्स में से किसी एक की अमाउंट पता हो तो आप दूसरे की अमाउंट निकाल सकते हैं। परसेंटेजेस पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि 100 क्या है। फिर उसका इस्तेमाल क्या करना है, उसका इस्तेमाल सवालों में करना पड़ सकता है कि जिन आइटम्स का आपस में कनेक्शन है परसेंटेजेस के जरिए, उनमें से किसी एक अमाउंट का पता होगा और फिर दूसरी अमाउंट फाइंड करनी हो सकती है। वो कैसे फाइंड करनी है, ये यूनिटी मेथड भी कह सकते हैं आप उसको, है ये यूनिटी मेथड, लेकिन मैं उसकी बात आपको एक शक्ल बना के दे रहा हूं। ये यूनिटी मेथड है, ये भी मैं अक्सर कॉस्ट में ये जबानी बोल रहा हुआ करूंगा, मतलब यूनिटी मेथड का नाम तो शायद ना बोलूं लेकिन मैं उसको यूज कर रहा हुआ करूंगा। हमें अगर एक परसेंटेजेस का रिलेशन बताया है कुछ आइटम्स का, जब कोई परसेंटेज निकाली जाती है ना तो कम से कम दो आइटम्स का आपस में रिलेशन बता रही होती है। आपके मार्क्स अगर मैट्रिक में 85% है तो ये परसेंटेज किसका रिलेशन बता रही है, टोटल मार्क्स का और ऑब्टेन्ड मार्क्स का। तो जब भी कोई परसेंटेज होती है कम से कम दो चीजों का आपस में वो रिलेशनशिप है। लेकिन यहां पर क्योंकि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो फिर सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप होता है। तो एक तो परसेंटेज किसी ना किसी चीज आइटम का रिलेशनशिप बता रही होती है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप परसेंटेज की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहली जरूरी चीज जानने वाली है कि 100 है। तो जो 100 पहचान लिया फिर आप ये फार्मूला इजीली लगा सकते। मैंने ये मिसाल जीपी की ली हुई है सर, तो जीपी मार्कअप में क्या 100 था और 25% तो बताया हुआ था, तो ये लॉजिकली आप लोगों ने कुछ समझ लिया कि 125 होगा। मार्जिन था तो सेल्स 100 थी और ये 20 बताया हुआ था। अब इसमें लॉजिकल है कि ये 80 होगा। एक बार जिन आइटम्स की रिलेशनशिप है उनकी हकीकत सामने लेते हैं, फिर आप इस फार्मूले से क्या फायदा ले सकते हैं, इन आइटम्स में से एक गिवन होगी और एक ऊंची होगी। तो इस फार्मूले को समझाता हूं। जैसे अगर मैं ये मार्केट वाली फिगर ले रहा हूं, अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर एक बिजनेस की सेल्स 20,000 रुपए है तो बताएं जीपी कितना है। वो जीपी जो 25% मार्कअप है, 25% मार्कअप बता दिया और फिर सवाल ये पूछा कि बताएगा सेल 20,000 रुपए की हो तो जीपी कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करें। 25% मार्कअप बता दिए, 25% मार्कअप है ये बात बता दी है, तो इससे आपको ये पता चल गया। अब सवाल ये पूछा है कि सेल्स अगर 20,000 रुपए की है तो बताएं जीपी की अमाउंट कितनी, कैसे कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले को लगा के। 20,000 रुपए, अच्छा 20,000 रुपए क्या दिया हुआ है सेल्स, वो सेल इस रिलेशनशिप में क्या है 125, तो 20,000 रुपए डिवाइडेड बाय 125 पूछा क्या है जीपी, जीपी रिलेशन में क्या है 25 into 25। एक बार परसेंटेज का रिलेशनशिप बना लें उसके बाद ये फार्मूला लगा लें। तो इस रिलेशनशिप में जीपी मैंने कहा था 25% मार्कअप है,
तो ये 25 है और क्योंकि मार्कअप है तो कॉस्ट 100 है और सेल्स में ये कितने 125 होगी। एक बार रिलेशनशिप ड्रॉ हो गया परसेंटेज में, अब ये फार्मूला लगाना है। अब आपको मैं इस रिलेशनशिप में कह रहा हूं कि सेल 20000 रुपए है तो बताएं जीपी कितना है। तो ये फार्मूला लगाएं तो गिवन अमाउंट 20000 डिवाइडेड बाय 125 चाहिए क्या तो मल्टीप्लाई 25 और को अगर मैं यूनिटी मेथड के एंगल से बोलूं तो 20000 रुपए अगर 125 है तो 25 क्या होगा, ये किया 20000 रुपए अगर 125 है तो 25 क्या है, तो ये अगर 125 है तो उसको 25 से 125 से डिवाइड तो 25 क्या होगा 25 से मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 20% मार्जिन है 20% मार्जिन और अगर कॉस्ट 16000 रुपए है तो बताएं सेल्स कितनी। 20% मार्जिन वाला रिलेशन यूज करवा रहा हूं। कैसे क्या दिया मैंने 16000 रुपए कॉस्ट है जो कि कितनी है 80 तो 16000 डिवाइडेड बाय 80 पूछा क्या मैंने तो सेल्स क्या है 100। 16000 अगर 80 है तो 100 क्या होगा, ये है फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला तब लगा सकेंगे जब पहले आप जिन आइटम्स में परसेंटेज का रिलेशन है वो आइटम्स पूछ सकें। अब जो मैंने 1.5 लाख पूछा था, मैंने क्या कहा था 1.5 लाख 175 के बारे में, मैंने ये कहा था कि सेल्स में 17% सेल्स टैक्स मिला दें तो वो 1,75,500 है। तो पहले हम परसेंटेज की रिलेशनशिप बनाते हैं। जितने की सेल प्राइस होती है 17% उसका होगा, गवर्नमेंट कहेगी 17% टैक्स ले लें, किसका 17% सेल प्राइस का, तो इसका परसेंटेज है ये 100। कोई भी परसेंटेज जिसकी परसेंटेज है, आपने मैट्रिक में मार्क्स लिए 85%, किसका 85%, तो इसलिए 85% निकालते हुए टोटल मार्क्स की परसेंटेज निकाली गई होगी। 85% कैसे निकला होगा, मैट्रिक में 85% मार्क्स है, कैसे निकला होगा ऑक्टेव मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो चूंकि वो डिवाइडेड बाय नीचे थे इसलिए किसकी परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज बताई जा रही होती है वो 100 होता है। जीपी मार्कअप 25% है, 25% ऑफ जीपी मार्कअप 25% है, 25% ऑफ तो इसकी कॉस्ट 100। जीपी मार्जिन 20% है, 20% ऑफ इसलिए सेल्स 100। गवर्नमेंट ने कहा कि आप जब चीजें बेचेंगे तो 17% टैक्स ले लेना, 17% ऑफ जितने की बेचेंगे तो इसका मतलब ये 100 है, सेल्स टैक्स कितना होगा, तो सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट क्या होगी। एक बार ये रिलेशनशिप बना लिया, अब देखिए मैंने 1755 क्या कहा था, ये क्या है, ये इनमें से क्या है, ये 117 और पूछा क्या था ये सेल कितनी थी, तो ये क्या है 117, पूछा क्या था मैंने 150। दूसरी मिसाल क्या दी थी मैंने, सेल कमीशन मैंने कहा था 8% है और फिर उसके बाद एक नेट सेल्स हुई थी, इनका रिलेशनशिप बताते हैं। कमीशन 8% ऑफ व्हाट सेल प्राइस, तो जो सेल प्राइस थी वो 100 होगी, कमीशन कितनी होगी 8, तो नेट सेल्स कितनी होगी 92। ये क्या पता है 92 92 नेट है तो माइनस ही होगा ना, अगर ये 100 है तो ये 125 की है, 75 क्यों नहीं है, लॉजिकली सोच रहे हैं ना, ये 180 क्यों नहीं है या 120 क्यों नहीं है, इनकी नेचर को लॉजिकली सोच रहे हैं। तो सेल में से कमीशन लेस करेंगे तो नेट सेल्स का वर्ड बोलेंगे ना, तो नेट इसका मतलब बारे में है 108 नहीं है। ये रिलेशनशिप पहचान लिया। अब बताइए मैंने फिगर क्या बताई थी, मैंने फिगर बताई थी 2255, ये मैंने क्या फिगर बताई थी, ये मैंने ये बताई, यानी ये 92 है, पूछा मैंने क्या था 8, ये 92 है तो 8 कितना होगा, क्या करूं, जो अमाउंट दी हुई है डिवाइडेड बाय वो अमाउंट क्या है, मल्टीप्लाई बाय जो पूछा है वो क्या है। ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या करना है, ये परसेंटेजेस जिन आइटम्स का रिलेशन है वो रिलेशनशिप बना सके, और उससे भी पहली जरूरी बात या रिलेशन को बनाने की जरूरी बात कि 100 क्या है, तो जो परसेंटेज दी होती है वो जिस चीज की परसेंटेज दी होती है वो 100। जीपी मार्जिन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सेल, इसलिए सेल 100 होती है। जीपी मार्कअप क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट 100। समझ आया कुछ, चलिए देखते हैं क्या लिखें।
जीपी मार्जिन है, जीपी मार्जिन 30%, 30%। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 280,000, 2,80,000। प्रॉफिट की अमाउंट बताइए, और फौरन नहीं बोला करें ताकि ना सब लोग कैलकुलेट करके देख लें। चीजें चीजें आए आप शाबाश, बहुत अच्छी बात है, जो जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बस गैप कर लिया करें ताकि जो इंसान है तो वो जरा वो भी कर ले। और जो चीजें चीजें नहीं है वो बेटे मायूस ना हुआ करें। अब सारी क्लास में इसमें तो मेरा ख्याल है इसमें एक तो 20 लोग बैठे हुए हैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सब की प्रोसेसिंग एक जैसी नहीं है। वो तेज कैलकुलेशन कर लेगा तो कर रहा होगा, वो रेस चल रही है, हम सबसे बात कर रहा हूँ, वो रेस हो रही है। तो अगर वो जल्दी बता देता है तो वो जल्दी बता के खुश है, ठीक है जल्दी बता ले शाबाश। लेकिन जो पीछे रह जाता है वो हाथ थोड़ी गया जिंदगी में, बस हार गया निकम्मा है तो जीने का नहीं है, वो वैल्यू नहीं बता सका, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन सब लोग किया है। मैंने जीपी का जीपी पूछा है और मैंने परसेंटेज कही थी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% और फिगर बताई थी कॉस्ट की 280,000। हाँ जी जीपी 120,000 सारे सारे सारी अभी 120,000। अच्छा ये मैं अभी ही आईटी वाले को कह देता हूँ कि अच्छा ये मैं सिर्फ इसमें ये काम कर रहा हूँ और देखूंगा कॉस्ट में अगर मुझे कोई ऐसी चीज लगी तो ये हर दफा नहीं होगा, ये क्योंकि आपको पूरी कॉस्ट में मसले रहने परसेंटेज वाले। और फिर किसी अर्धे बात किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा भी लेक्चर नंबर 5 में बताया था, तो मैं अब ये सिर्फ इस लेक्चर के लिए शायद कोई एक आधा और हो बाद में, या मैं जब एक्स्ट्रा क्लासेस करूंगा आप लोगों के रिजल्ट के बाद तो उन एक्स्ट्रा के साथ ये शुरू करूंगा, वो आपके एलएमएस पे रखवा दूंगा। लेकिन आप फिजिकल लोग हैं तो हर क्लास में अलग कर रहे हो, जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा वो, और वो भी इसलिए क्योंकि सबका टाइम मैच नहीं कर रहा होता, और वो ऐसी इजी क्लास जो आपकी सारी जिंदगी एक रो बनते चलना है। बार बार पूछा करेंगे आप कि ये परसेंटेज ये 100 5 17 था, तो ये लेक्चर नंबर 5 जो है ये मैं आप फिजिकल बच्चों वाली एलिमेंट पे भी रखवा दूंगा, मैं वो भी कह देता हूं। रिकॉर्डिंग वाले तो चलो कई सारे होते हैं। मैंने क्या वैल्यू बोली थी 30% मार्जिन। 30% मार्जिन का मतलब है कि मार्जिन होता है सेल की परसेंटेज, तो ये 100 और अगर जीपी 30 है तो इसका मतलब है 130 है 70। और आपको मैंने कॉस्ट ऑफ सेल बोली थी 280,000। 280,000 क्या है 70, पूछा क्या है 30, तो 30 बाय ठीक है सबको शाबाश। और लिखने के बाद परचेज कॉस्ट inclusive of purchase cost inclusive of 25% duties, purchase cost inclusive of 25% duties, 562,500 5,62,500 562,500 ड्यूटीज की अमाउंट बता दें, ड्यूटीज की अमाउंट बता दीजिए।
हाँ जी, मैंने आपको कहा कि ड्यूटीज 25% है, यानी जो चीजें हमने खरीदी होंगी, खरीद के लाए होंगे, ड्यूटीज ये समझ लीजिए आप, गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ और चार्जेस होते हैं, टैक्स टाइप समझ सकते हैं आप। तो जो चीज हम खरीदते होंगे गवर्नमेंट वाले कहेंगे जी 25% हमें भी दो। अच्छा, अब ये इंक्लूसिव अमाउंट क्या बन गई? ये ड्यूटी इंक्लूसिव अमाउंट हो गई। परसेंटेजेस का रिलेशनशिप बना लें, उसके बाद ही आप ये काम कर सकेंगे। अब मैंने हाउ क्या बता 562, वो इसमें से क्या थी? वो 125 थी। पूछा मैंने क्या था? 125 डबल 125। ये कैलकुलेशन सबसे हो रही है? चलिए एक इसका और करना है, फिर आपको डिक्रीज करेंगे देता हूं। प्रोसेस इनपुट, प्रोसेस इनपुट, नहीं सॉरी प्रोसेस आउटपुट, इनपुट नहीं आउटपुट, प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। 1,15,200 यूनिट्स, 1,15,200 यूनिट्स, 1,15,200 यूनिट्स। प्रोसेस लॉस 4% है। इनपुट यूनिट्स बताएं। अच्छा, प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस, इनपुट जितने यूनिट्स उस मशीन में डालते होंगे, और 4% लॉस का मतलब है 4% बोले ना मैंने, क्या मतलब 4% लॉस का? वो जो यूनिट मशीन में डालते होंगे 4% उनमें से खराब हो जाते होंगे। आउटपुट क्या होंगे? जो मशीन से बन के बाहर आते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट। तो मैंने आपको आउटपुट यूनिट्स बताए हैं 1,15,200, और मैंने प्रोसेस लॉस कहा था 4%। इनपुट के यूनिट्स पूछे। जवाब आ जाने के बाद भी सब लोग बेटे कैलकुलेट किया करें। इनपुट मैंने कहा नहीं, लॉस क्या कहा है? तो पहले तो परसेंटेज का रिलेशनशिप देखते हैं। इनपुट होते होंगे, उसमें से जो जाया हो जाते होंगे बाकी भी बनते होंगे ना, ये इनपुट आउटपुट समझ आ रही है? 4% किसका 4% होगा? इनपुट का। अच्छा, ये चीज है ना कि किसकी परसेंटेज है, ये आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें होती जाएंगी क्लियर। ये ज्यादा मसला ये पहचानने में नहीं हुआ करेगा आपको कि किसकी परसेंटेज है। वो चीजें तो नाम से याद रखते हैं। जीपी मार्जिन सेल्स की परसेंटेज होती है, जीपी मार्कअप कौन सी परसेंटेज होती है। तो लॉस मैंने कहा है 4 है, तो ये लॉस 4% ऑफ किसका होगा? तो 100 क्या हुआ? इनपुट। तो ये 104 हुआ। नहीं, अब ये लॉजिकल बात है कि लॉस निकलना है तो आउटपुट बनना है 96। और मैंने जो यूनिट्स बताए 15 नहीं 115, ये क्या है? ये 96 है। और मैंने क्या पूछा है? 100। तो 100 ओवर 96 ये हो रही है सबसे कहते कमाल, बहुत अच्छी बात है। और अभी अगर ये बात जल्दी लगे तो रहने देना,
ये जो मैंने 100 में 96 किया है, ये सही है हमारे क्यों क्या ये क्या किया मैंने, ये इसको मैं सिंपल कर दिया, मल्टीप्लाई बस करता अगर ये कैसे होता, वो 0.96 से मल्टीप्लाई करता, ये 0.96 है, इधर 0.96 नीचे है। चले अगर ये बात अभी जिसको हजम नहीं हुई अभी फिलहाल इस पे रह ले, ठीक है। चले नंबर 10 परसेंटेज की कैलकुलेशन हो गई। अब इंक्रीज डिक्रीज पे चलते हैं। अब मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज लेके जा रहा हूं जो परसेंटेज की शक्ल में होता है। परसेंटेज कैलकुलेट करना, अप्लाई करना भी चलो एआई प्रैक्टिस में। फिर मैंने आपको परसेंटेज रिलेशनशिप, ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव मार्कअप मार्जिन ये भी चीज बता दी। सर तो ये ना बेटा यहां पर अब इंक्रीज डिक्रीज पे आते हैं। देखिए सवाल, अब इंक्रीज डिक्रीज पे डिस्कशन कर रहा हूं। 2021 की सेल्स थी, सेल्स 2021 ईयर की 720,000, 7,20,000 रुपए। ईयर 2021 में सेल हुई थी 720,000। सेल विल इंक्रीज बाय 20% इन 2022। 2022 में कितनी सेल होगी? 8640। अच्छा इसमें आप ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है लगा हुआ है, ये जो मैंने बताया ये भी चल जाएगा इसमें। अच्छा ये पक्की बात है बेटा, क्लियर है ना ये, क्योंकि अब आप इतने पक्के हो जाएंगे कि आप शायद 8 के बगैर ही डायरेक्टली 100 और 92 सोचते हो, आप शायद डायरेक्टली 100 और 125 सोचने लग जाएंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं डायरेक्टली, तो आप आज से भी लगाएंगे जाएंगे, हां हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, 720,000 की सेल्स है 2021 की, और ये बढ़ जाएंगी 20% से, तो 2022 में कितनी हो जाएगी? 720,000 है और 22 में कितनी हो जाएगी? 860। नहीं अच्छा चले, जैसे नहीं कैलकुलेट हुआ समझाता हूँ, एक और सवाल लेके चले, एक और लिखे सवाल। की सेल 2022 की सेल 172,500 है, 1,72,500। These sales are 15% higher than last year. These sales are 15% higher than last year. 2021 की सेल बताइए। जी 2022 की सेल्स क्या बोली मैंने? 2022 की गई है क्या? और 2021 तो कितनी? 150,000। ठीक है सबसे
परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज या हायर लोअर की बात हो रही है, और ये परसेंटेजेस की शक्ल में है, इंक्रीज डिक्रीज या हायर लोअर ही हो सकता है, ये इतनी मोर देन है, हायर देन है, मतलब ये कंपैरेटिव और एक एक्शन इंक्रीज डिक्रीज। तो फिर आपने और इसमें करना है, आपने क्यूएम पढ़ा हुआ है और नहीं पास नहीं, क्योंकि पीआरटी वाले बच्चे की क्लासेस में बैठे होंगे, कर लेंगे बात नहीं, कुछ छोटे बच्चे जो जीते होते हैं वो पीआरटी का पेपर भी देना होता है और एफआर तो बहुत बैठ जाते हैं। हाँ है, आप में से हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसे बच्चे हैं गुलबर्ग में हैं बहुत सारे ऐसे पीआरटी पेपर भी देने, लेकिन वो भी एफआर में बहुत पढ़ रहे हैं। अच्छा है ना, कोई होते होंगे भी हैं। क्यूएम में एक टॉपिक इंडेक्स नंबर था, छोड़ दिया था बात ही खत्म हो गई। अच्छा जिन्होंने नहीं छोड़ा था सब छोड़ दिया, चलो किसी एक से तो किया होगा उसी एक बात। वो जो इंडेक्स नंबर था उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई एक बेस ईयर होता है और उसके हिसाब से फिर बाकी ईयर्स बताए होते हैं, और वो जो बेस होता है वो 100 होता है। अच्छा चले अब इंडेक्स नंबर छोड़ दिया था, कुछ नहीं कहा मैंने, फिर से बताता हूँ आपको। परसेंटेजेस में इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर मोर देन लेस देन इस तरह से भी टर्म यूज हुई हो सकती है। अब आपने इन पे ये ध्यान देखना है, क्योंकि परसेंटेज आप तभी सही लगा सकेंगे जब आपको 100 का पता होगा। 100 का पता है तो परसेंटेज लगा सकते हैं। तो जब भी हायर लोअर मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज की बात होगी तो आपने इस बात पे अंग्रेजी समझने के बाद और करना है कि किससे, यानी किससे कम या ज्यादा, और अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो किसको कम करना है कि ज्यादा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पहचानना होगा। जैसे मैं अगर मिसाल दूं कि ये जो स्पीकर है ये मुझसे 10 कदम दूर है, तो हम दोनों के दरमियान तो फासला तो 10 कदम है, लेकिन मैंने दो जुमलों में फर्क पहचानिएगा। ये स्पीकर मुझसे 10 कदम दूर है, दूसरा कदम बोलो, स्पीकर से मैं 10 कदम दूर हूं, दोनों जुमलों में क्या फर्क है? बेस चेंज हो रही है ना। मैं कह रहा हूं कि मुझसे स्पीकर 10 कदम दूर है तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर मैं कह रहा हूं कि स्पीकर से मैं 10 कदम दूर हूं तो स्पीकर स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसलिए परसेंटेजेस की इंक्रीज डिक्रीज लोअर देन हायर देन पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है। यहां पर मैंने कहा था कि 2021 में ये 20% ज्यादा हो जाएगी, तो जो ये होगी इसको 20% बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा ना, यानी इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 100, अगर ये 100 है तो वो 20% ज्यादा होने की वजह से वो 120, तो अगर ये 100 है तो वो 120, क्या करें ये 100 है 100 से डिवाइड 120 से मल्टीप्लाई। अच्छा इधर आते हैं, मैंने आपको 22 की फिगर बताई थी और कहा था कि 2022 की फिगर 2021 से 15% ज्यादा है, तो वो जो 21 थी इससे ये 15% ज्यादा है, वो 100 है, तो ये 100 की, तो ये 115 है, तो अगर ये 115 है तो 100 क्या था इनटू, अगर ये 115 है और वो 100 है इनटू 100 डिवाइडेड बाय और लिखते हैं 2022 की सेल 2022 की सेल 140,000 140 1,40,000। It will decrease by 25% in next year, decrease by 25% in next year। तो 23 की सेल बताइए, वन 50,000 25% से कम हो जाएगा 140, ये 25% कम हो गई होंगी अगले साल तक। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 100 है और वो 75 और इनको अभी समझ आ रहा हो 140,000 into 0.75 140,000 into 0.75। अच्छा इसी तरह
720,000 ये कैसे बनाया था? तो इनको समझ आ रहा होंगे, और अगर आ जाए समझ तो वैसे अच्छा है, अगर आपको इजी पिक हो जाए तो अच्छा है, आगे ना इससे फायदा होगा। अभी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, 720,000 into 120 over 100 था ये, तो ये 720 into 1.2, ये 1.2 बिल्कुल नहीं आता, 0.75 भी, चलो कमाल हो गया। चलिए ये परसेंटेज बहुत अच्छी चीजें हो गया, शाबाश। अब ना कल से इंशाल्लाह मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन यानी प्रॉपर कॉस्ट का सिलेबस कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्वेंटरी वैल्यूएशन इंशाल्लाह शुरू करते हैं, ये बहुत है मेहनत की, जितनी साथ चल गए बहुत खुशी है मुझे। इन्वेंटरी वैल्यूएशन शुरू करते हैं।